नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान में राजनीतिक जागरण जन जागरण के जो भी कारण हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो नोट्स हैं ये ओनली एक रिवीजन के पर्पज़ से बनाए गए हैं, तो आप लोगों को बड़े ध्यान से क्लास लेनी है। और आप लोगों ने किसान आंदोलन है, जो भी राजनीतिक कारण है, इनके बारे में पहले आपने गाइडों में या बहुत से कुछ बातें आपने पढ़ ली होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा मिले तो आप उनको नोट डाउन कर सकते हो। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण के जो प्रमुख कारण हैं वो कौन कौन से हैं? इनमें सबसे पहला कारण है किसान आंदोलन है, दूसरा है जनजातीय आंदोलन है, तीसरा है पत्र पत्रिकाएं जो और संस्थाएं हैं उनका बड़ा योगदान है, एक जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं इनका भी बड़ा योगदान है, एक आर्य समाज का योगदान है राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण का। इसका क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब राजस्थान में जो राजनीतिक जन जागरण है इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, किसान आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। देखो, ये वीडियो ओनली एक रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है, ठीक है। ये नोट्स हैं, इनमें आपको बहुत सी बुकों का आधार लेकर ये नोट्स तैयार किए गए हैं और ये नोट्स आरएस के लेवल के हैं। तो आप लोगों को एक सरसरी नज़र से इनको देखना है और जो भी बात आपको, जो भी नई चीज़ मिले वो आपको एक फेयर कॉपी साथ में रखनी है, बुक है उसमें आप नोट डाउन कर लीजिए या जहाँ भी आपने नोट्स तैयार कर रखे हैं उनमें ऐड कर लीजिएगा। देखो, राजस्थान में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना से पूर्व परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था कितने प्रकार की थी? वो दो प्रकार की भूमि थी उस समय, ठीक है। पहली भूमि होती थी खालसा भूमि और दूसरी होती थी जागीर भूमि। खालसा वह भूमि जो शासक के सीधे नियंत्रण में रहती थी। तो शासक के नियंत्रण में कौन सी भूमि रहती थी? वो खालसा भूमि थी। दूसरी है जागीर, वह भूमि जो कि सामंतों या जागीरदारों के नियंत्रण में रहती थी, ठीक है। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना से पूर्व सामंतों का किसानों के साथ जो व्यवहार था वह सहयोगी और उदार दृष्टिकोण रहा है, ठीक है। भाई, अंग्रेजी सरकार के पहले किसान और सामंतों के बीच में क्या थे? अच्छे संबंध थे और अच्छे व्यवहार था। अंग्रेजों के नियंत्रण के पश्चात, जैसे अंग्रेजों ने नियंत्रण किया उसके पश्चात किसानों पर नई लागतें थोप दी गईं तथा ज़बरदस्ती बेकार ली जाने लगी। अंग्रेजों की नीतियों के कारण लोगों के कुटीर उद्योग धंधे हैं वो क्या हो गए? बर्बाद हो गए जी, तथा भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। जैसे ही अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ और इनसे बेवजह जो थी वो लगान वो ली जाने लगी, लोगों के जो भी उद्योग धंधे थे वो इससे क्या हो गए? बर्बाद हो गए और ज़्यादा जो जनसंख्या थी वो अब खेती पर ही आश्रित हो गई, ठीक है। इस प्रकार किसानों में असंतोष बढ़ता गया जी, जिसका परिणाम किसान आंदोलन के रूप में उभर कर हमारे सामने आया। अब कुछ शब्दावलियां हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। खालसा भूमि, यह आपने पढ़ लिया है कि सीधे शासक के नियंत्रण में रहती थी। जागीर भूमि, जो भूमि सामंत या जागीरदार के नियंत्रण में थी उसको जागीर भूमि कहते हैं। भौम भूमि, जागीरी भूमि यानी जिस पर लगान नहीं लगता था, वो कौन सी भूमि कहलाती है? भौम भूमि कहलाती है। शासन भूमि, पुण्य के उद्देश्य से प्रदान की गई भूमि, यानी कोई पुण्य करे तो वो क्या किया उसने, किसी को जो भूमि है वो दान दे दी, ऐसा कुछ है इसमें। इनाम भूमि, वेतन के रूप में प्रदान की जाने वाली भूमि है और ये जो इनाम भूमि है ये लगान से मुक्त होती थी, उसको लगान नहीं देना पड़ता था। डोली या डोहली भूमि, ये जागीरदार द्वारा प्रदान भूमि है जो पुण्य के उद्देश्य से दी जाती थी। पसातिया भूमि, सैन्य या असैन्य रूप से सेवा करने के बदले दी जाने वाली भूमि थी। ये सेवा समाप्त होने के पश्चात राज्य के नियंत्रण में वापस आ जाती थी। फिर है पीवल भूमि। पीवल भूमि या अदेवमात्रक भूमि, वह भूमि जिस पर कुएं, नहर, ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती थी ना, वो पीवल भूमि कहलाती थी। डीम्ड भूमि, कुएं के आसपास की भूमि क्या कहलाती है? डीम्ड भूमि कहलाती है। इनको ज़्यादा याद ही रखना है, बस 1 मिनट इनको पढ़ लो आप। बीहड़ या कच्छ भूमि, नदी नालों के पास की भूमि। कांकड़ भूमि यानी गांव की सीमावर्ती भूमि, जैसे हम कांकड़ बोलते हैं ना गांव में, वैसे ही। गोरमो, गोरमो गांव के पास वाली भूमि होती थी ना, उसको गोरमो भूमि कहते हैं। चारनेट या गोचर भूमि यानी चारागाह भूमि। माल भूमि यानी काली उपजाऊ यानी जमीन भूमि होती है। हकत बकत, ये फसल उत्पादन के लिए भूमि होती थी। मगरा, ऊंचे स्थान वाली भूमि क्या कहलाती है? मगरा कहलाती है। देवदत्त भूमि, मंदिरों को प्रदान भूमि, ठीक है। अग्रहार भूमि, शैक्षणिक व धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रदान भूमि क्या कहलाती है? अग्रहार भूमि कहलाती है।
ब्रह्मदेव भूमि यानी ब्राह्मणों को प्रदान की जाने वाली। तलाई भूमि तालाब के आसपास वाली भूमि होती है। चाही भूमि जिनकी सिंचाई नहर कुओं से की जा रही हो। ठीक है। अब प्रमुख अधिकारी हैं जी, इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। साहणे, लगान निर्धारित करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? साहणे कहलाता था। आमिल यानी परगने का राजस्व अधिकारी होता था, ध्यान में रखना है इसको। प्रमुख बटाई विधि, अन्य नाम गल्लाबक्सी या बाहुली भी कहते हैं। रास बटाई, लक बटाई और खेत बटाई, ये कुछ हैं इनकी क्या है बटाई हैं जो ध्यान में रखना है इसको। कनकूत, कनकूत यानी अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारण। ओके। घूगरी, प्रति खेत के उत्पादन के आधार पर लगान का निर्धारण। प्रति खेत के उत्पादन के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता है, वो क्या कहलाता है? घूगरी कहलाता है। क्या होता है? एक तो कनकूत यानी अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारण। ओके। एक है घूगरी, प्रति खेत के उत्पादन के आधार में भी कत्तो उत्पादन ये भी का आधार पर कर लगाता। मसाहत पद्धति, ये पैमाइश यानी नाप के आधार पर लगान। ये अलग अलग प्रकार के उस समय वो चलते थे ना, उस आधार पर होता था। साहिर दारोगा, पर अन्य अधिकारी हैं ये। प्रगने का चुंगीकार, वसूल करने वाला अधिकारी। दान यानी चुंगी को यानी शायर। मंडपिका यानी चुंगीगर। तफेदार, गांव से वसूला जाने वाला राजस्व का हिसाब रखने वाला अधिकारी होता था ये। अड़सट्टा, ये जयपुर राज्य में भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखता था ये। ओके। अघोड़ी, अघोड़ी चमड़े का कार्य करने वालों से वसूला जाने वाला कर होता था। ठीक है। वर्धा फरोशी, अघोड़ी किसको कहते हैं? जो चमड़े का कार्य करते हैं ना, उनसे क्या कहते थे? ये कर वसूल करते थे, उनको अघोड़ी कहता था। वर्धा फरोशी, लड़के लड़की के विक्रय पर लगने वाला कर है जी। चौथान, कोटा में मानव के क्रय विक्रय पर वसूला जाने वाला कर है। गरियाना या गरेची, विधिवत विवाह के बिना किसी स्त्री को अपने घर पर रख लेता था ना, तो उसको क्या लगता है? कर लगता था। आक्सी, आक्सी, जोधपुर राज्य में कारावास की सजा को क्या कहा जाता है? आक्सी कहा जाता है। पंचकूल, अर्ध सामाजिक व राजनीतिक संस्था है जो सामाजिक विवादों का क्या करती थी? निपटारा करती थी। अब है जी लाग बाग। ठीक है। भू राजस्व के अतिरिक्त वसूला जाने वाला कर, एक तो नियमित कर होता था, एक अनियमित कर है। नियमित कर में जिसकी राशि थी ना वो निर्धारित थी, जिसकी राशि अनियमित बदलती रहती थी वो क्या है? अनियमित है। प्रमुख लाग बाग क्या क्या थी? एक बार मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। सिंगोटी, सिंगोटी यानी मवेशी के क्रय विक्रय पर ली जाने वाली लाग थी। ठीक है। जाजम, भूमि के विक्रय के समय ली जाने वाली लाग थी ये। चावरी लाग, विवाह के अवसर पर ली जाने वाली लाग, इसको ध्यान में रखना है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। न्योता लाग, जागीरदार के लड़की लड़की के विवाह पर, लड़की और लड़के के विवाह पर जो भी लाग ली जाती थी ना, वो न्योता। अगला है कुंवर जी का घोड़ा लाग। घोड़ा खरीदने के लिए ली जाने वाली जो लाग होती थी ना, उसको क्या कहते थे? कुंवर जी का घोड़ा लाग कहते थे। खीचड़ी लाग, सेना के भोजन के लिए जो वसूला जाने वाला लाग थी ना, वो क्या कहलाती थी? खीचड़ी लाग कहलाती थी। अंगलांग, अंगलांग यानी 5 वर्ष से ऊपर आयु होने पर वसूला जाने वाला लाग। बकरा लाग, बकरे के लिए ली जाने वाली लाग। ठीक है। फिर है मालवा, मालवा यानी फसल की सुरक्षा के लिए ली जाने वाली लाग होती थी। ये कौन सी होती थी? मालवा लाग। दस्तूर, राज्य के राजस्व अधिकारियों के द्वारा वसूली जाने वाली लाग थी। ये क्या थी? एक अवैध लाग थी ये। ठीक है, जिनका कोई मतलब नहीं था। अब शुरू होता है जी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। ये शुरू होता है 1897 से 1941 ईस्वी तक ये चलता है। 44 वर्ष तक ये लगातार अहिंसात्मक आंदोलन था। मेवाड़ रियासत ये कहाँ पर है? वर्तमान में बांसवाड़ा में है। ठीक है। बिजोलिया की स्थापना अशोक परमार के द्वारा की गई थी। बिजोलिया की स्थापना किसके द्वारा की गई? अशोक परमार के द्वारा, जिसका मूल स्थान कहाँ था? जगनेर था। ठीक है। राणा सांगा की ओर से खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने बड़ी बहादुरी दिखाई, जिस कारण सांगा ने उसे उपरमाल की जागीर है वो क्या की थी? प्रदान की थी। ठीक है। बिजोलिया, बिजोलिया उपरमाल का सदर मुकाम था। ठीक है। बिजोलिया में मुख्यतः धाकड़ जाति के किसान थे। ठीक है। केशवदास, जनता के द्वारा मराठों के विरुद्ध सहायता प्रदान की गई और यह प्रथा राव गोविंद दास तक बनी रही। ठीक है। जनता के द्वारा मराठों के विरुद्ध सहायता प्रदान की गई और यह प्रथा राव गोविंद दास तक बनी रही। सन 1844 ईस्वी में बिजोलिया के ठाकुर राव गोविंद दास की मृत्यु तक
किसानों को जागीरदार से कोई शिकायत नहीं थी जी। ठीक है, गोविंददास की मृत्यु तक किसानों को कोई भी जागीरदार से कोई शिकायत नहीं थी। ओके। 1894 ईस्वी में नए जागीरदार रावकृष्ण सिंह यानी किशन सिंह बने। किशन सिंह ने किसानों के प्रति नई नीति व जागीर प्रबंध में परिवर्तन किए। किशन सिंह ने किसानों पर 84 प्रकार के दमनकारी कर, लाग बाग, बेगार वसूली जाने लगी। किशन सिंह के विरुद्ध सबसे पहले आंदोलन 1895 ईस्वी में कब शुरू किया गया? ठीक है, किशन सिंह के विरुद्ध सबसे पहले आंदोलन 1895 ईस्वी में किया गया। 1897 ईस्वी में उपरमाल के किसानों ने गंगाराम दाखड़ के मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारीपुरा नामक के ग्राम में सामूहिक रूप से विचार विमर्श किया। ठीक है, किसानों ने 1897 ईस्वी में उपरमाल के किसानों ने, ठीक है, गंगाराम दाखड़ की मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारीपुरा नामक ग्राम में सामूहिक रूप से इस पर विचार विमर्श किया। ओके। इसकी प्रेरणा किसानों की इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? साधु सीताराम दास के द्वारा इनको प्रेरणा मिली। किसानों की ओर से नानजी और ठाकरे पटेल को उदयपुर भेजकर ठिकानेदार के जुल्मों के विरुद्ध महाराणा से शिकायत करने का निर्णय किया। तो किसानों ने किन किन को भेजा? किसानों ने अपने दो प्रतिनिधि भेजे, एक तो नानजी और ठाकरे पटेल को उदयपुर भेजा महाराणा के पास में। ठीक है, 6 माह बाद महाराणा ने उनसे मुलाकात की। इनसे 6 महीने के बाद में महाराणा ने इनसे मुलाकात की और राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को शिकायतों की जांच के लिए कहाँ भेजा? बिजोलिया भेजा। ठीक है, हामिद हुसैन ने अपनी रिपोर्ट में किसानों की शिकायतों को सही बताया, पर राज्य सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। इससे रावकृष्ण सिंह के हौसले और ज़्यादा बुलंद हो गए। मतलब हामिद हुसैन की शिकायतों में जो जांच थी, हामिद हुसैन उसने किसानों की शिकायतों को सही पाया, पर राज्य सरकार ने इस पर कोई विशेष तौर से ध्यान नहीं दिया। किशन सिंह ने उदयपुर जाने वाले नानजी और ठाकरे पटेल को उपरमाल से क्या कर दिया गया? निष्कासित कर दिया या निर्वासित कर दिया गया। सन 1903 ईस्वी में रावकृष्ण सिंह ने उपरमाल की जनता पर चौंरी कर लगा दिया। इम्पोर्टेंट, 1903 में रावकृष्ण सिंह ने उपरमाल की जनता पर कौन सा कर लगाया? चौंरी कर। इस लाग के अनुसार पट्टे के हर व्यक्ति को अपनी लड़की की शादी के अवसर पर 5 रुपये, ठीक है, एक राम प्रसाद व्यास के अनुसार 13 रुपये बताए गए हैं, पर ज़्यादा ये 5 रुपये हैं लगभग बुकों में, चौंरी कर के रूप में ठिकाने को देना पड़ता था। इसके विरोध स्वरूप किसानों ने लड़कियों की शादी करना ही क्या कर दिया? बंद कर दिया। किसानों ने चौंरी कर के प्रकोप से बचने के लिए सीमावर्ती राज्यों में पलायन करना शुरू किया तथा लाग भाग देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठिकानेदार पर दबाव बढ़ने के कारण चौंरी की जो लागत थी वो आधी कर दी एवं लगान उपज गया तो हिस्से के स्थान पर 2.5 रुपये लेने की घोषणा की। किसानों की यह एक अप्रत्याशित विजय थी। 1906 ईस्वी में रावकृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। उनके स्थान पर पृथ्वी सिंह बिजोलिया का क्या बना? स्वामी बना। पृथ्वी सिंह ने न केवल छूटों को वापस लिया बल्कि नई लाग तलवार बंधाई यानी उत्तराधिकार शुल्क किसानों पर थोप दी साहब। इसने आते ही क्या किया? जो छूट दी थी कृष्ण सिंह ने वो उसने वापस ले ली और नई दरें, जो नई लगान थी ना वो लगा दी, और वो नई जो लाग थी ना वो तलवार बंदाई कर था। वो पृथ्वी सिंह द्वारा तलवार बंदाई की लागत जनता पर डाल दिए जाने के कारण किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेह चारण, ब्रह्मदेव दादीज के नेतृत्व में इसका विरोध जताते हुए भूमि को जोता नहीं और भूमि कर नहीं दिया। सन 1914 ईस्वी में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई और उनका अल्पवयस्क पुत्र केसरी सिंह बिजोलिया का जागीरदार बना। पुत्र के अल्पवयस्क होने के कारण दरबार में अमर सिंह रणावत को मुंसरिम व डूंगर सिंह बाठी को सहायक मुंसरिम नियुक्त किया गया। ठीक है, मुंसरिम व नायब मुंसरिम के रूप में ऐसे व्यक्ति प्राप्त हुए जो किसानों के हित चिंतक थे, हितैषी थे किसानों के।
बिजोलिया के किसान आंदोलन में क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक ने सन 1916 में सा प्रवेश किया। विजय सिंह पथिक ने कब प्रवेश किया? 1916 में। विजय सिंह पथिक व बिजोलिया किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 ईस्वी में ग्राम गुड़ावल, जिला बुलंदशहर, यूपी में हुआ। ठीक है। बचपन का नाम क्या था इनका? भूप सिंह था। माता का नाम कमला देवी और पिता का नाम हमीर सिंह था। 1907 ईस्वी में प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्र सन्याल और रास बिहारी बोस के संपर्क में आने से क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लग गए। किन किन के संपर्क में है ये? सचिंद्र सन्याल और रास बिहारी के बोस के संपर्क में आने से क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्होंने भाग लेने लग गए। रास बिहारी बोस ने उन्हें राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास में भेजा। किसने भेजा? रास बिहारी बोस ने। कहाँ पर भेजा? खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास में इनको भेजा, राजस्थान में किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए। अखिल भारतीय क्रांति के पोल खुल जाने से विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर टोडगढ़ के किले में कैद कर दिया गया। ठीक है। यहाँ से फरार होकर वे बिजोलिया पहुँचे। बिजोलिया में विद्या पंचारणी सभा की स्थापना की। ठीक है। विद्या पंचारणी सभा की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने की थी। यह सभा उन्होंने डूंगर सिंह बाठी और ईश्वरदान आसिया के संयोग से 1915 में स्थापित की थी। ध्यान में रखना है, कब स्थापित की? 1915 में। किसके संयोग से? डूंगर सिंह बाठी और ईश्वरदान आसिया के संयोग से। ठीक है। विद्या पंचारणी सभा के वार्षिक जलसे में भाग लेने के लिए साधु सीताराम दास कहाँ है जी? चित्तौड़ाई। साधु सीताराम ने पथिक को बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए क्या किया? आमंत्रित किया। पथिक जी ने सन 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन बारिसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड यानी किसान पंचायत बोर्ड नाम से एक संगठन स्थापित कर क्रांति का भूगोल बजाया। इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। श्री मन्ना पटेल इस पंचायत का क्या बना? सरपंच बना। पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को देश भर में क्या बनाया? आधार बनाया। ठीक है। वे प्रताप नामक अखबार के संपादक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले तथा अपने लेख छपवाना प्रारंभ किया। इम्पोर्टेंट। मणिकेलाल वर्मा, साधु सीताराम दास, प्रेमचंद बघेल आदि किसान नेता पथिक जी का साथ दे रहे थे। बाल गंगाधर तिलक ने किसानों की वीरता और संगठन से प्रभावित होकर अपने अंग्रेजी पत्र मराठा में बिजोलिया के बारे में एक संपादकीय लिखा। इम्पोर्टेंट है ये। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने किसानों की वीरता और संगठन से प्रभावित होकर अपने अंग्रेजी पत्र मराठा में बिजोलिया के बारे में एक संपादकीय लिखा था। किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने। मणिकेलाल वर्मा के द्वारा रचित पंचीड़ा गीत ने किसानों को जागृत करने का कार्य किया जी। पंचीड़ा गीत किसने लिखा? मणिकेलाल वर्मा ने। फरवरी 1918 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में बम्बई गए तथा वहां गांधी जी से मिले तथा आंदोलन की प्रगति से परिचित करवाया। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा। ठीक है। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया जी। ठीक है। गांधी जी ने भी समर्थन दिया था। बिजोलिया में स्थिति नियंत्रण करने के लिए मेवाड़ सरकार ने अप्रैल 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया, जिसने किसानों की मांगों को न्यायोचित माना यानी सही माना। आयोग के अन्य सदस्य अफजल अली हाकिम व अमर सिंह रणावत भी थे। इनको भी ध्यान में रखना है। कौन कौन थे? अफजल अली हाकिम व अमर सिंह राणावत थे। जांच आयोग ने किसानों की शिकायतों को सही पाया, किंतु ठिकाने के दबाव के कारण कोई कार्यवाही इस दिशा में नहीं हो सकी। दिसंबर 1919 में अमृतसर अधिवेशन में पथिक जी बिजोलिया के मुद्दे को उठाना चाहा। सन 1919 में राजस्थान केसरी का प्रकाशन वर्धा से शुरू हुआ। 1919 में राजस्थान केसरी का प्रकाशन कहाँ से हुआ? वर्धा से हुआ। सन 1920 में इसे राजस्थान यानी अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में अपने 3 किसान साथियों के साथ नागपुर अधिवेशन में पथिक जी शामिल होते हैं। ठीक है। बिजोलिया के किसानों की दुर्दशा और
राजाओं की निरंकुशता को दर्शाती हुई एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1921 ईस्वी में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसमें मेवाड़ के रेजिडेंट विल्किंसन ने एक समिति गठित की। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को यह समिति बिजोलिया पहुंची। ओके, इस उच्च स्तरीय समिति में अन्य सदस्य एजीसी रॉबर्ट हॉलैंड, उनके सचिव आगलवी, मेवाड़ के दीवान प्रभास चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल भी थे। किसान पंचायत बोर्ड की ओर से सरपंच मोतीचंद, मंत्री नारायण पटेल, राजस्थान सेवा संघ के सचिव रामनारायण चौधरी तथा आंदोलन के प्रणेता माणिक्य लाल वर्मा ने प्रतिनिधित्व किया। साहब, हॉलैंड के प्रयत्नों से ठिकाने और किसानों के बीच 1922 में सम्मानपूर्वक समझौता हो गया। 35 लागतें माफ़ कर दी। दुर्भाग्य से यह समझौता ठिकानेदार की बदनीति के कारण टिकाऊ नहीं हो सका। सन 1923 ईस्वी में बिजोलिया के राव का विवाह हुआ। इस विवाह में ठिकाना किसानों से बिगाड़ लेना चाहता था, अतः ठिकाने और किसानों में फिर ठन गई। साहब, जनवरी 1927 में मेवाड़ के बंदोबस्त अधिकारी श्री ट्रेंच बिजोलिया आए। कब आए? 1927 में। ट्रेंच के द्वारा किसानों पर नए बंदोबस्त से निर्धारित लगानों की दरों को और बढ़ा दिया। लगान की उचित दरों के विरोध में किसानों ने मई 1927 में अपनी ज़मीनों से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया और ठिकाने ने इन ज़मीनों को नीलाम कर दिया। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से 1927 से पृथक हो गए। इसके पश्चात इसका नेतृत्व सेठ जमनालाल बजाज व हरिबाहूजी उपाध्याय के हाथों में आ गया। विजय सिंह पथिक के अड़ने पर आंदोलन का जो नेतृत्व है किनके पास में आ गया? जमनालाल बजाज और हरिबाहूजी उपाध्याय के हाथों में आ गया। इस आंदोलन का पटाक्षेप 1941 ईस्वी में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य के बनने से हुआ। राजस्व विभाग के मंत्री मोहन सिंह मेहता को समस्या का अंतिम समाधान करने के उद्देश्य से बिजोलिया भेजा। ठीक है, राजस्व विभाग के मंत्री मोहन सिंह मेहता को और समस्या का अंतिम समाधान करने के उद्देश्य से बिजोलिया भेजा। मोहन सिंह मेहता, माणिक्य लाल वर्मा और अन्य किसान नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्याओं का समाधान करवाया। किसानों को अपनी ज़मीनें वापस मिल गई। यह आंदोलन भारतवर्ष का प्रथम व्यापक, संगठित और शक्तिशाली सफल किसान आंदोलन था। श्रीमती अंजना देवी चौधरी यानी रामनारायण चौधरी की पत्नी ने बिजोलिया किसान सत्याग्रह में प्रमुख रूप से क्या लिया? भाग लिया। अगला है जयपुर के किसान आंदोलन। 2 भागों में विभक्त था। कौन था? जो जयपुर का किसान आंदोलन था ना, ये 2 भागों में विभक्त था। इसमें पहला है सीकर किसान आंदोलन, दूसरा है शेखावाटी किसान आंदोलन। 1918 चीरवा सेवा समिति, ये क्या थी? एक समाज सेवी संस्था थी ये, जो चीरवा सेवा समिति थी ना। शेखावाटी में सर्वप्रथम किसान आंदोलन का सूत्रपात है वो सीकर ठिकाने से हुआ। ठीक है, कौन सी ठिकाने से हुआ? सीकर ठिकाने से हुआ। 1922 ईस्वी में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। इस वृद्धि का कारण क्या थे? पुराने राव राजा के अंतरिम संस्कार का खर्च, मृत्यु भोज का खर्च, खंडक बधाई समारोह बताया गया। इससे किसान क्या हो गए? वो नाराज हो गए। उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1923 ईस्वी में वर्षा न होने के बावजूद भी बढ़ी हुई दरों से कठोरतापूर्वक लगान वसूल किया गया और किसानों को अपमानित किया गया। निरंतर दमन और उत्पीड़न, अराजकता, भूराजस्व की वृद्धि और अन्याय से दुखी किसानों ने राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी से क्या मांगी? मदद मांगी। ठीक है, रामनारायण चौधरी से क्या मांगी? मदद मांगी। किसान रामनारायण चौधरी के साथ 23 जनवरी 1925 ईस्वी को सीकर पहुंचे। वह अधिकारियों से मिले, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से सीकर के किसानों के पक्ष में प्रभावी वातावरण है वो तैयार किया। उन्होंने लंदन से प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड नामक पत्र में भी सीकर के किसानों की समस्याओं के संदर्भ में क्या लिखे? लेख लिखे।
उनके प्रयासों से इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में सदस्य पैट्रिक लॉरेंस ने सीकर के किसानों के मामले में भी प्रश्न उठाए। अनियंत्रित स्थिति को देखकर राव राजा ने रामनारायण चौधरी को जयपुर से निर्वासित करने का आदेश दिया। रामनारायण चौधरी द्वारा संपादित अखबार तरुण राजस्थान पर भी सीकर इलाके व जयपुर राज्य में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इंग्लैंड की संसद में प्रश्न उठने के उपरांत सीकर के राव राजा ने अप्रैल 1925 ईस्वी में किसानों की शिकायतों के लिए एक जांच आयोग का क्या किया, गठन किया। राव राजा ने सीकर के प्रेसिडेंट स्टेट काउंसिल जयपुर के अध्यक्ष रेनॉल्ड्स के निर्देशानुसार भूमि बंदोबस्त करने हेतु भूमि का 1925 से 1928 में प्रारंभिक सर्वे करवाया। सर्वे में स्थानीय अधिकारियों द्वारा जरीब यानी भूमि नापने का पैमाना को छोटी कर देने पर किसानों में पुनः व्यापक असंतोष पैदा हुआ। 1928-29 में सीकर ठिकाने ने इजाफा नाम से 2 आना प्रति रुपया लगान में क्या कर दी, वर्दी कर दी। भरतपुर के जाट ठाकुर देशराज ने राजस्थान संदेश के माध्यम से राजस्थान के किसानों की दुर्दशा से अवगत करवाया। 11 से 13 फरवरी 1932 ईस्वी को अखिल भारतीय जाट महासभा का विशाल स्तर पर झुंझुनू में अधिवेशन आयोजित किया गया। इससे किसान आंदोलन के इतिहास में नए युग का क्या हुआ, आरंभ हुआ। इस अधिवेशन में लगभग 60,000 स्त्री और पुरुषों ने इसमें भाग लिया। 20 जनवरी 1934 ईस्वी यानी बसंत पंचमी को जाट प्रजापति महायज्ञ प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 20 जनवरी 1934 ईस्वी को। मास्टर चंद्रभान सिंह को यज्ञ कमेटी का मंत्री और चौधरी हारू सिंह पलथाना को अध्यक्ष बनाया गया। जाट किसानों की इन गतिविधियों से तंग आकर सीकर ठिकाने ने यज्ञ समाप्ति के तत्काल बाद मास्टर चंद्रभान व हरि सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। किसानों के द्वारा संचालित पलथाना के स्कूल भवन को भी क्या कर दिया गया, भूमिसात कर दिया गया। चंद्रभान सिंह की गिरफ्तारी के बाद 200 प्रमुख जाट किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल 1934 ईस्वी जयपुर सरकार के वाइस प्रेसिडेंट सर जॉन विचम से मिला। इस पर ठिकाने ने जाट नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। ठीक है। गिरफ्तारी होने से एक बार फिर दमन चक्र शुरू हो गया। उत्पीड़न में हर प्रकार के तरीके, कोठरियों में बंद कर देना, पीटना, स्त्रियों पर लगान वसूली के नाम पर ज्यादती करना आदि शामिल थे। अत्याचारों के खिलाफ 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को कटराथर में शेखावाटी जाट किसान पंचायत के नेतृत्व में एक बड़ी सभा हुई। ठीक है, कब हुई? 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को। सिंहोट के ठाकुर के द्वारा जाट महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को कटराथर नामक स्थान पर श्रीमती किशोरी देवी के नेतृत्व में एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी के द्वारा की गई। सम्मेलन में भाग लेने वाली प्रमुख महिलाएं कौन कौन थी? एक तो दुर्गा देवी वर्मा, फूला देवी, रमा देवी, उत्मा देवी। कटराथर में हुए इस विशाल महिला सम्मेलन में शेखावाटी क्षेत्र की जनता में उत्कृष्ट राजनीतिक चेतना का क्या हुआ, संचार हुआ। इन हालात में जयपुर सरकार ने कैप्टन वेब को सीकर का नया सीनियर अधिकारी बनाकर भेजा। 13 अगस्त 1934 को जाट नेताओं के साथ समझौता किया, जिसमें 12 लाख समाप्त भू राजस्व संबंधी रियायतें बेकार समाप्त की गई। उपरोक्त समझौता किसानों के लिए भारी सफलता थी, परंतु समझौतों को ठिकानेदार के द्वारा पूर्ण पालन है वो नहीं किया गया। 25 दिसंबर 1934 ईस्वी को जयपुर सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया कि ठिकाने में किसानों को लगान और देय राशि न देने पर 6 माह की कैद का प्रावधान किया गया। कुड़ी गांव नरसहार जागीरदारों के द्वारा जातीय आधारों पर राजपूतों को संगठित कर उनके दिमाग में जाट शक्ति का उदय राजपूतों की सामाजिक स्थिति को चुनौती बताया। अतः इससे जाटों व राजपूतों के मध्य जातीय सांप्रदायिकता है वो बढ़ने लगी। इसका उदाहरण मार्च 1935 ईस्वी में जाट लड़के को कोड़ी से तोड़ मारने से शुरू हुआ।
इससे झगड़ा बढ़ गया और 22 मार्च 1935 को एक राजपूत द्वारा रत्ना जाट नामक व्यक्ति का सिर काट दिया गया। इस बर्बर हत्याचार की खंडवा से प्रकाशित क्रमवीर में तथा गांधी जी ने हरिजन में इसकी आलोचना की। ठीक है, इस हत्याकांड की खंडवा से प्रकाशित क्रमवीर और गांधी जी ने हरिजन में इसकी आलोचना की। कुदनगांव नरसंहार। कुदनगांव नरसंहार 25 अप्रैल 1935 ईस्वी। किसानों से लगान वसूली करने हेतु पुलिस बल को राजस्व अधिकारियों के साथ गांव में भेजा। इससे सैकड़ों किसान एकत्रित होकर लगान वसूली नहीं होने दी और इसका क्या किया, विरोध किया। स्थिति बिगड़ती देखकर वेब के निर्देश पर पुलिस ने गोलियां चलाने का आदेश दिया। गोलीबारी में 4 किसान तुलसीराम, टिक्कूराम, चेताराम गोठड़ा, आसाराम अजीतपुरा मारे गए तथा सैकड़ों किसान क्या हो गए, घायल हो गए। जून 1935 में इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में यह मामला उठाया गया। शेखावटी के किसान आंदोलन के मुख्य केंद्र कटराथर, कुदन, गोठड़ा, पलथाना, खुड़ी गांव थे।